हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयनेक एंड वेलकम बैक टू जयनेक टॉक्स। नींद से जब सुबह हम उठते और सबसे पहले जब टीवी लगाते तो हमारे घर में चलता है न्यूज़, और न्यूज़ में हम देखते हैं देश और दुनिया की खबरें। दरअसल न्यूज चैनल को देश और दुनिया की जो भी खबरें दिखानी उसमें सबसे ज़रूरी होती है कि देश के अचीवमेंट के बारे में बोले और देश के समस्याओं के बारे में बोले। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे न्यूज चैनल पे ऐसी न्यूज़ चलती है जो दिखता है कि तराजू की एक साइड ज़्यादा ही कुछ नीचे झुकाई जा रही है। 20 में मोदी मोदी होगा, मोदी मोदी ही चलेगा, मोदी मोदी ही जीतेगा, मोदी मोदी ही जिताएगा। या फिर ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें आपकी सोच और समय दोनों बर्बाद हो जाए। क्या आपने कभी किसी कौवे को रैंप वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गड़ा लीजिए। ऐसे टाइप के न्यूज़ देखने के बाद हमें मन में सवाल आता है कि सच में ये मीडिया जो है पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ अपना काम कर रही है या किसी के हाथ बिक चुकी है। जानेंगे क्या है अपनी मीडिया की हिस्ट्री और आज अपने मीडिया का स्तर। क्या सच में ये मीडिया के माफिया है या सच में आज भी ये ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अभी दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मीडिया जो है डेमोक्रेसी के 4 पिलर में से एक पिलर होता है। किसी भी देश की जब मीडिया हिल जाती है तो उस देश की डेमोक्रेसी हिल जाती है। और भारत में मीडिया का इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और बड़ा है, क्योंकि हमारे देश के मीडिया ने अपने देश के स्वातंत्र्य संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया। सबसे पहले 1780 में जेम्स एगस्ट हिक्की ने द बंगाल गैजेट नाम से एक न्यूज़पेपर चालू किया। जेम्स एगस्टस हिक्की ब्रिटिश हुकूमत में एक ऑफिसर थे, लेकिन वो पत्रकार थे, पत्रकारिता जानते थे, इसलिए वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी निडर होकर लिखा करते थे। उस समय के वाइसरॉय वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस तरीके से सरकार के पैसे अपने निजी चीजों के लिए यूज किया वो उन्होंने खुल के लिखा। इस वजह से उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके बाद 1826 में उदांता मार्तंड नाम से हिंदी न्यूज़पेपर भी शुरू किया गया। राजा राम मोहन राय ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राइटिंग से आधुनिक भारत की नींव रखी। बाद में दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इन सब नेताओं ने पत्रकारिता में अपना योगदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते वक्त हरिजन, मराठा, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, यंग इंडिया जैसे कई न्यूज़पेपर ने सबसे बड़ा योगदान दिया। हमारे जो उस समय के नेता थे वो न्यूज़पेपर को अपना हथियार बनाकर अपने विचारों की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। अंततः 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और यही जो है अपनी पत्रकारिता और मीडिया की सबसे बड़ी जीत थी। फिर 1927 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग हुई। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद उसका नाम आकाशवाणी हुआ। 1959 में फिर दूरदर्शन का प्रसारण हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ये दोनों संस्थाएं पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में थी। सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं ला रही है, ये इन चैनलों पे ब्रॉडकास्ट होते थे। लेकिन जो अपने देश की प्रिंट मीडिया थी, जो न्यूज़पेपर थे, जो मैगजीन थे, वो सरकार को बाहर से कंट्रोल करते थे। सरकार के जो योजनाएं हैं वो लोगों के सामने लाते थे और सरकार किस तरीके से काम कर रही है अपने प्रिंट मीडिया बखूबी अपने देश के लोगों तक लेके जाते थे। 1975 में हमने देखा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हमारे देश में लगाया था, उस समय पे दूरदर्शन और रेडियो पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन उस जो इमरजेंसी है उसके खिलाफ जो हमारे देश की प्रिंट मीडिया है, जो न्यूज़पेपर मैगजीन है, उन्होंने अपना काम और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। फिर 90s के बाद हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुले कर दिए गए और कई चैनल जो है वो भारत में एंटर हो गए। 24 घंटे चलने वाले ऐसे कई टीवी चैनल और न्यूज चैनल हमारे देश में ब्रॉडकास्ट होने लगे और ये जो न्यूज चैनल थे वो अपने सरकार और सरकार के योजनाओं के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। देश में नई मीडिया क्रांति आई और जो चैनल्स थे वो एडवर्टाइजमेंट के भरोसे कई पैसे वाले बनने लगे। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया इसी डेमोक्रेसी में आज सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। एक समय ऐसा था कि लोकमान्य तिलक ने अपना घर बेच के न्यूज़पेपर निकाला था ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए, लोगों के सामने वो सारी चीजें आए जो आनी चाहिए। लेकिन आज न्यूज़ बेची जाती है। ये न्यूज़ जो है सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। किसी भी टाइप का भद्दी न्यूज़ दिखाया जाता है और हम वो न्यूज़ देखते हैं। अगर एग्जांपल लूँ तो अभी कांस फेस्टिवल में शौनक सेन ने गोल्डन आई अवार्ड जीता है अपने शॉर्ट फिल्म के लिए। लेकिन हमारे
पत्रकारों ने, महान न्यूज चैनलों ने उस फेस्टिवल में जीते गए अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन न करते हुए वो न्यूज नहीं दिखाई, बल्कि ये न्यूज दिखाई कि उस कांस फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण ने किस टाइप के कपड़े पहने थे और अपने कपड़ों और अदाकारी से क्या जलवे बिखेर रहे थे। The Cannes Film Festival, which is underway, Aishwarya Rai Bachchan and Deepika Padukone's latest looks has got social media talking. Yes, why? गीतांजलि रे को अपने रेत समाधि इस नॉवेल के लिए प्रेस्टिजियस बुकर अवार्ड मिला है। बुकर अवार्ड के पोडियम में जाने वाली ये इंडियन फर्स्ट नॉवेल है। दानिश सिद्दीकी इनको फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला है। ऐसा अवार्ड जीतने वाले दानिश सिद्दीकी ये फर्स्ट इंडियन है। ऐसे कई अवार्ड्स और कई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें देखने चाहिए, हम तक आनी चाहिए, लेकिन वो आती नहीं है। बदले में हमें इस टाइप की न्यूज दिखाई जाती है। ये नहीं सुनेंगे आपकी बात, मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं। खाओ, नमस्ते, बिस्कुट खाओ, बिस्कुट खाओ, बिस्कुट खाओ, चाय पी लो, बिस्कुट खाओ, चाय पी। अब बताइए क्या सीख पाएंगे और क्या समझ पाएंगे ऐसे न्यूज देखकर। इसके अलावा हमारे देश में जो है और भी कुछ चीजें हो रही है जो न्यूज चैनल को लोगों तक लानी चाहिए, लेकिन वो लाते नहीं है। मोदी जी ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पद पे वो विराजमान हुए, उस समय हमारे देश का जीडीपी रेट जो है वो 7 से 8% था, जो 2019-20 तक गिरकर 3% पे आ गया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 12.2% से नीचे आ चुका है। हमारे देश से ज्यादा बांग्लादेश जो है ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.5% से बढ़कर 9% हो चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश नेपाल और पाकिस्तान के भी पीछे आ चुका है। हमारी जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें अपने कगार पे आके खड़ी है और बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इनके बारे में कोई भी न्यूज चैनल डिबेट नहीं करता है। किसी भी न्यूज चैनल पे इस पे डिस्कशन नहीं होता है और किसी भी न्यूज चैनल पे इस टाइप की न्यूज चलाई नहीं जाती है। मोदी जी ने 2018 में किसानों से वादा किया था बरेली में, जब किसान सभा वहां पे आयोजित की गई थी, कि 2022 तक किसान की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे। जब मिंट के एक रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा कि 2018 से लेके 2022 तक किसानों की इनकम जो है वो डबल तो हुई नहीं, लेकिन 1.5% से हर साल गिरती गई, नीचे जाती गई। 2018 में फिर से मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2022 निकल चुका है, लेकिन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तो हुई नहीं बल्कि नीचे आ गई। बाद में अमित शाह ने इस चीज को दोहराया कि जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन की वो 2024 तक हम हासिल कर लेंगे। बाद में नितिन गडकरी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि 2024 तक हासिल कर पाएंगे, बल्कि कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये जो टारगेट है हम 2025 और 26 में पूरा कर लेंगे। बाद में फिर से सरकार द्वारा इस डेट को आगे बढ़ाते हुए 2028-29 की डेट या टाइमलाइन दिया गया, मतलब तारीख पे तारीख। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो सरकार द्वारा जनता को किए गए, लेकिन किए गए वादे अगर पूरे हुए नहीं हुए, इन पर कभी भी न्यूज चैनल पर आप डिबेट नहीं देखेंगे या फिर ऐसी कोई चर्चा न्यूज चैनल पे आप होते हुए नहीं देखेंगे। जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, न्यूज 18 इंडिया, आज तक, एबीपी न्यूज, टीवी 9 भारतवर्ष, ये है माफियाओं के अड्डे और मीडिया के माफिया यहाँ पे रात को प्राइम टाइम पे आते हैं डिबेट करने के लिए ऐसे विषयों पे जिन विषयों का अपने लाइफ से कुछ भी संबंध नहीं होता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे भी ये डिबेट करते हैं कि जिससे भारत की एकता और अखंडता पे बहुत गहरा गलत परिणाम होता है। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद, फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही है। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या इनसे मिलिए न्यूज के दुनिया के राहुल रॉय, सुधीर चौधरी साहब। पर कोई बताएगा नहीं, और रात में 9 बजे प्राइम टाइम शो में स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने की हिम्मत हमारे अलावा कोई करेगा नहीं। पहले जी न्यूज पे ये डीएनए टेस्ट किया करते थे, मतलब उनके शो का नाम था डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें वो देश को न्यूज के नाम पे बहुत अच्छी तरीके से गुमराह करते थे। आजकल वो आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, मतलब अभी उनका प्रोग्राम का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट।
सुधीर चौधरी साहब के लास्ट डिबेट्स के अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने 73 डिबेट्स में से 28 बार कम्युनल इशू पे बात की है, जिसमें हिंदू मुस्लिम, हिजाब, लव जिहाद ऐसी चीजें हैं। बाकी कुछ डिबेट्स उनके यूक्रेन और रशिया के बारे में थी और 5 बार वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल चुके हैं। मिलते हैं दूसरे भाई साहब से, ये तो अलग ही तिलस्मी चिराग है। ये खुद को इतने बड़े जज समझते हैं कि इनके सामने कोई भी विषय रख दो तो ये जजमेंट तुरंत देते हैं। उनका जजमेंट ही लोगों को मानना होता है, ऐसी उनकी कामना होती है। सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? मैं अपने शब्दों पर संयम रखना चाहता हूं। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। मैं अपने शब्दों पर संयम रख के बात करना चाहता हूं, नहीं तो फिर मुझे बताते हो अर्नब को कि अपनी भाषा पर संयम रखिए। चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, चीख चीख कर, ये सबसे कह दूं। अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो। अरे भाई रिलैक्स करो ना, बीपी बढ़ गई है आपकी, बीपी बहुत बढ़ गई है। कई मामले ऐसे होते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और जोर जोर से चिल्लाऊंगा, और चिल्लाना जरूरी है। भाई साहब के लास्ट 182 डिबेट में अगर हम विश्लेषण करें तो भाई साहब ने 60 बार कम्युनल इश्यू पे बात किया है, 38 बार यूक्रेन और रशिया पे बात की है, और एंटी अपोजिशन के बारे में 34 बार डिबेट किया है, और पाकिस्तान के बारे में 12 बार। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और देश में निकली अर्थव्यवस्था की बुरी समस्या, इनके बारे में ये तिलस्मी चिराग आज तक एक शब्द नहीं बोला है। क्या इसी को पत्रकारिता कहा जाता है? यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है पिछले 1 साल से चल रही है। क्या चाहिए इन दोनों देशों को? इन दोनों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे देश में है। व्लादिमीर पुतिन के टीम में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो यूक्रेन को पूरी तरीके से जीत नहीं पा रहे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अगर TV9 भारतवर्ष के संपादक या पत्रकारों को अपने टीम में शामिल कर ले तो आज के आज ही यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। देखिए कैसे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, द ग्रेट न्यूक गेम, ब्लू, वर्ल्ड वॉर फ्लू, बाइडन सरप्राइज, फाइनल फाइट, बैटल ऑफ ब्लैक सी। आज यूक्रेन का हो जाएगा खेल खत्म, जंग होगी और घातक। यूक्रेनी सैनिक करेंगे पेट्रियट से अटैक, युद्ध में आर्टिलरी फायर। जिस यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष का प्रोनाउंस भी हमारे भारतीय ढंग से कर नहीं पाते, उस यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में हमें बार बार जानकारी देना, बार बार हमें बताना, इससे क्या हमारे देश की जनता हासिल कर लेगी। बार बार अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और बाकी जो चैनल के माफिया है, इनके द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाती है और हमारी जनता इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कि मेरे सबसे करीब दोस्त भी मुझे उस दिन बता रहे थे कि पाकिस्तान में खाने के वांदे हो चुके हैं, उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है। लेकिन मैं मेरे दोस्त के साथ साथ बाकी जनताओं को भी बताना चाहूँगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार जो रिसर्च करते, ऐसे हवा तलुकी में बातें नहीं करते, उनके अनुसार हमारे देश में के गलियों में भी बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं। अगर हमारे देश में कुछ गलत होता है और उसके खिलाफ अगर कोई पत्रकार बोलने की हिम्मत करता है तो उसकी आवाज़ चुप कराई जाती है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि उस पत्रकार को रिजाइन करना पड़ता है। हमारे देश में अभी रिसेंटली BBC न्यूज़ ने जो गुजरात दंगल हुआ था उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो ये सरकार ने कहीं पर भी रिलीज नहीं होने दी, उसको हर जगह से हटाया गया। इसके अलावा देश में एक IT एक्ट भी लागू किया जा रहा है जिसमें PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उनके सामने सारी न्यूज़ लाई जाएगी, और PIB को अगर ऐसे लगेगा कि ये न्यूज़ फेक है या गलत है तो वो हर जगह से हटाया जाएगा। वो समाचार से हटाया जाएगा, वेबसाइट से हटाया जाएगा, सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। अगर पीछे हम इतिहास में जाए तो इस टाइप का एक एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय पत्रकारों पे लादा था। उसका नाम था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के अनुसार भारतीय पत्रकार जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में बात किया करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनकी प्रेस जो है वो बंद कर दी जाती थी, ताकि ब्रिटिश हुकूमत जो अपनी मनमानी चला रहा है वो लोगों के सामने ना जाए। आज ऐसे एक्ट लाके या किसी चैनल पे रोक लगा के ऐसा लगता है कि फिर से भारत जो है वो उसी दौर से जा रहा है।
इंडिया की मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया है। 80 से ज्यादा न्यूज चैनल है, 70,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर है और हमारे देश में रोजाना 10 करोड़ से ज्यादा न्यूज़पेपर बेचे जाते हैं। लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 180 कंट्री में से हमारी रैंकिंग जो है 150वीं है। दुनिया में सबसे बड़ी मीडिया है, लेकिन पत्रकारों को बोलने का फ्रीडम जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने 19A के अकॉर्डिंग हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड किया है। कोई भी इंसान अपने विचार जो है लोगों के सामने रख सकता है। उसके बाद भी अगर इस टाइप के रोक लगाना मतलब उसी संविधान पे तलवार चलाने के बराबर हो जाएगा। मीडिया, पत्रकारिता ये डेमोक्रेसी का एक स्तंभ होता है। ये किसी के अगर कंट्रोल में चला जाए तो समझ लीजिए उस देश की डेमोक्रेसी भी किसी के कंट्रोल में चली जाएगी। हिटलर जब हुकुमशाह बना था तो सबसे पहले उसने उस देश के मीडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि उसको पता है कि मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से रोक सकती है और हुकुमशाह बनने से रोक सकती है। उन्होंने सबसे पहले मीडिया अपने हाथ में लिया। भारत में भी ऐसे स्टेप्स पढ़ने से पहले इस देश के मीडिया को समझना चाहिए कि हमें पत्रकारिता करनी है, वो पूरे ईमानदारी से करनी है। आप में से हर किसी को ये लग सकता है कि ये जो आज का मेरा वीडियो है वो मोदी के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वीडियो है सरकार के खिलाफ, उन सरकार के खिलाफ जो सरकार मीडिया को अपने कंट्रोल में रखती है, और उन मीडिया के माफियाओं के खिलाफ जो सरकार के गलत चीजों के बारे में बात नहीं करते। आज मोदी की सरकार है, इसलिए शायद लग सकता है कि वीडियो मोदी के खिलाफ है, लेकिन कल जाकर अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अगर कांग्रेस भी इस तरीके से मीडिया को अपने कंट्रोल में लेगा और मीडिया के ऐसे माफिया संपादक जो है वो सिर्फ सरकार का ही गुणगान गाएंगे तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। पिछले 8 साल में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया है लोगों के सामने लाने के वजह ये जो है अभी से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2024 में मोदी ही फिर से पंतप्रधान बनेंगे। 2024 का श्री गणेश हो गया है और विपक्ष में कलेश ही कलेश नजर आ रहा। तो फिर बाद में आप वोट किस चीज पे देंगे, सवाल किसको पूछेंगे? तो ये जो पत्रकारिता है, ये डेमोक्रेसी, ये बचाना अब हमारे हाथ में, आपके हाथ में, मेरे हाथ में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में, देश के मीडिया के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।